नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन जो मैटर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आप अच्छी तरह से वेल नोन हो कि अपन क्या मैटर अपन पढ़ रहे हैं। मेरे सारे वीडियोस जीएसटी पे आ रहे हैं। जीएसटी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर का चैप्टर है वैसे तो, ठीक है। तो क्यों मैं इसमें ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि जीएसटी ही और टैक्सेशन का ही पेपर एक ऐसा है जो आपको रोज़गार परक है, आपको जल्द से जल्द इसमें जॉब मिल सकती है, इसलिए मेरा इसमें फोकस है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं सेकंड परिस्थिति, दूसरी जो परिस्थिति है टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने की, कि अगर माल की निरंतर आपूर्ति की जाती है तो उस दशा में अपन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। कुछ प्रोविज़न है, बेसिकली 3 डेटें होंगी, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था सामान्य आपूर्ति की स्थिति में जब माल का गमन आवश्यक होता है और गमन आवश्यक नहीं होता है तब अपन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हो, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में उसमें ज़रूर चर्चा करूँगा, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माल की निरंतर आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। सबसे पहले अपन को निरंतर आपूर्ति को समझना है, आखिर में निरंतर आपूर्ति होती क्या है, ठीक है। तो निरंतर आपूर्ति के लिए देखिए क्या लिखा गया है एक्ट में। माल की निरंतर आपूर्ति से आशय माल की ऐसी आपूर्ति से है जो किसी अनुबंध के अधीन निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर दी जाती है अथवा देने की सहमति दी जाती है, चाहे ऐसी आपूर्ति तार की हो, समुद्री तार की हो, केबल, पाइपलाइन या अन्य नाली के माध्यम से की जाए अथवा नहीं, तथा जिसके लिए आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को नियमित रूप से अथवा साम्य के आधार पर बीजक जारी करता है, तथा ऐसे माल की आपूर्ति भी इसमें शामिल है जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। सरकार इसके लिए शर्तें लगा सकती है। सारा ही क्लियर कर दिया इसने। निरंतर आपूर्ति का मतलब इससे बेटर डेफिनेशन हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, जितना मुझे समझ में आया है। क्या बोला है इसने कि जब आप किसी भी ऐसी तरह की सप्लाई निरंतर रूप से देते हो या आवर्ती आधार पर देते हो, या तो डेली आप सप्लाई देते हो, ठीक है। जैसे हम लोग कॉलेज वाले हैं, कॉलेज में जैसे स्टेशनरी की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कॉलेज में स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है तो पास में मांडलगढ़ में स्टेशनरी की दुकान से अपन ने ये दे रखा है इसको कि हमारे जब ज़रूरत पड़ेगी आप निरंतर हमें सप्लाई देते रहिए। आज 5,000 की स्टेशनरी आई, कल 2,000 की, ऐसा डेली आती है और हर महीने के अंत में या 6 महीने के अंत में हम उसका पेमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं आवर्ती सप्लाई, यानी कि निरंतर आपूर्ति, ठीक है। दूसरा, जैसे पेट्रोलियम कंपनियां हैं या गैस पाइपलाइन कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको सप्लाई देती है। पेट्रोल पंप वाले हैं, इनके डेली टैंकर आते हैं पेट्रोल के, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, नियमित आपूर्ति होती है, निरंतर आपूर्ति होती है, इसको बोलते हैं निरंतर। इसी तरह की अन्य और आपूर्तियां भी हो सकती हैं। सरकार भी डिसाइड कर सकती है सीधा सीधा कि इसको निरंतर आपूर्ति माना जाएगा, ठीक है ना। पाइपलाइन के माध्यम से या समुद्री तार या केबल है, ठीक है। तो इस तरह की आपूर्ति को निरंतर आपूर्ति बोलेंगे, ठीक है। आवर्ती आधार पर होती है, नियमित आधार पर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और पेमेंट जो होता है वो नियमित रूप से अथवा सामयिक का आधार पर। सामयिक का मतलब हर महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में या हर 6 महीने में आपको भुगतान किया जाता है सप्लाई का, तो ऐसी नियमित आपूर्ति कहलाती है। और निरंतर आपूर्ति जिसको बोलेंगे अपन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास किस तरह से अपने को टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। सप्लाई तो दे रहे हैं, एक वस्तु की आप सप्लाई 12 महीने दे रहे हो किसी भी आपूर्ति प्राप्त करने वाले को, तो कैसे अपन टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। जीएसटी की रेटें अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखिए प्रोविज़न है, 3 डेटें आपके पास होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की डेट। क्या, क्रमिक लेखा। क्रमिक लेखा का मतलब हर महीने का हिसाब। जैसे जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक आपने सप्लाई दी है निरंतर रूप से, तो क्रमिक लेखा आप जैसे मान लीजिए हर 3 महीने में जारी करते हो। पहला हर तीसरे मार्च को किया, फिर जून को किया, फिर सितंबर को किया और फिर दिसंबर को। ऐसा क्रमिक लेखा किया, हमने आपको इतनी सप्लाई दे दी है, ठीक है। तो ये डेटें होंगी, क्रमिक लेखा जारी करने की डेट होंगी, दूसरी बीजक जारी करने की डेट होगी, तीसरी भुगतान की डेट होंगी। इन तीनों डेटों में से जो डेट सबसे पहले होंगी वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होंगी। इतना सा आपको याद रखना है निरंतर आपूर्ति की स्थिति में,
ठीक है। तो एक छोटा सा उदाहरण भी है, इसको अपन समझ लेते हैं। क्या है उदाहरण में? एक गैस कंपनी द्वारा अपने एक ग्राहक को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाती है। अपन ने डेफिनेशन में भी देखा है, चाहे गैस पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई दी जाए, तो इससे तो ये क्लियर हो गया है कि ये निरंतर आपूर्ति है। और इसमें कौन सा वाला प्रोविज़न लागू होगा? निरंतर आपूर्ति की स्थिति में टाइम ऑफ सप्लाई अपन इसमें डिसाइड करेंगे। अनुबंध के अनुसार गैस के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रति माह भुगतान किया जाता है, हर माह भुगतान किया जाता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए बीजक जारी किया जाता है। भुगतान तो हर महीने किया जाता है, और जो बीजक जारी किया जाता है प्रत्येक तिमाही के लिए, हर 3 महीने के लिए बीजक इशू किया जाता है, जिसके साथ आपूर्ति किए गए माल का एवं किए गए भुगतानों का विवरण संलग्न किया जाता है। प्राप्तकर्ता को शेष राशि का भुगतान बीजक जारी करने के बाद में होता है। 30 सितंबर 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में विभिन्न घटनाओं का विवरण इस प्रकार है। कुछ घटनाएं हैं, अगस्त 5, सितंबर 5 और अक्टूबर 6-17 को पेमेंट उसने अगस्त को, सितंबर को और अक्टूबर को हर महीने पेमेंट करता है। पेमेंट ऑफ 3 लाख मेड इन ईच मंथ, हर महीने 3 लाख का पेमेंट उसने किया है। 5 सितंबर, 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर 2017 को। 3 अक्टूबर 2017 को क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय सप्लायर विद इनवॉइस फॉर द क्वार्टर जुलाई सितंबर, ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक क्वार्टर का मैटर है, तिमाही का। और अक्टूबर 19-17 को डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ 84,000 रिसीव्ड बाय सप्लायर फॉर द क्वार्टर जुलाई सितंबर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए। कुछ नहीं, आपको 3 डेटें निकालनी है। क्रमिक लेखा जारी करने की डेट क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू 3 अक्टूबर, पहले वाली डेट मिल चुकी है आपको। बीजक जारी करने की डेट क्या है? बीजक उसने कब जारी किया है? बीजक जारी करने की डेट है 3 अक्टूबर 2017 को। और क्रमिक लेखा विवरणों कब जारी करता है? ऊपर लिखा था इसने, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए बीजक जारी किया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसने। देखिए, माल की निरंतर आपूर्ति की दशा में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 31(4) के अनुसार बीजक लेखा विवरण जारी करते समय या उसके पूर्व या भुगतान करते समय या उसके पूर्व जारी किया जाना चाहिए। चूँकि बीजक 3 अक्टूबर को ही जारी किया गया है, अतः आपूर्ति का समय क्रमिक भुगतान या बीजक के आधार पर निम्नानुसार होगा। देख सकते हो आप क्या लिखा है इसने कि 3 अक्टूबर को बीजक जारी किया है, और हर तिमाही के अंत में, तिमाही का अंत कब होता है आपका? अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि हर तिमाही के लिए जारी होता है। देखिए क्या किया इसने, उदाहरण में लिखा है कि प्रत्येक 3 लाख रुपए के माल के लिए आपूर्ति का समय 5 अगस्त, ये स्लाइड को थोड़ा मैं आपको सही कर देता हूँ, 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर होगा, क्योंकि भुगतान की तिथि से पहले हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, तीनों डेटों में से जो डेट पहले होंगी, हर महीने पेमेंट कर रहा है वो बंदा, ठीक है ना। तो जो सप्लाई की है हर महीने के लिए, महीने में उसने 3 लाख का पेमेंट किया है, तो अगस्त 5 भी एक सप्लाई का टाइम होगा 3 लाख रुपए के लिए। 3 लाख रुपए की जो सप्लाई होंगी अगस्त में, वो ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, सिर्फ 3 लाख रुपए। सितंबर में भी उसने 5 किया, और 3 अक्टूबर को उसने इन्वॉइस जारी किया है। तो जो डेटें जो पहले हैं, क्रमिक लेखा जारी करने की तिथि है ही नहीं इसमें कि कब जारी करता है। 30 सितंबर 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में विभिन्न घटनाएं, तो ये 3 डेटें तो सप्लाई की हो गई। और 3 अक्टूबर 2017 जो है आपका इनवॉइस जारी करने की डेट है, तो इससे पहले ही ये डेटें आ चुकी है, 5 अगस्त और 5 सितंबर, तो ठीक है। तो 3-3 लाख रुपए के लिए, यानी 6 लाख रुपए की सप्लाई के लिए तो 5 अगस्त और 5 सितंबर अलग अलग डेटें आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएंगी। 6 अक्टूबर को उसने 3 लाख का पेमेंट किया है, लास्ट में 9 लाख का पेमेंट होना था उसको, 3 लाख का पेमेंट 6 अक्टूबर को किया है, और 3 अक्टूबर को उसके लिए उसने इन्वॉइस इशू किया है। तो लास्ट में जो पेमेंट हुआ है, लास्ट में जो पेमेंट होगा उसकी इन्वॉइस टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या हो जाएंगी आपकी? 3 अक्टूबर 2017, ठीक है। यही चीज़ इसने आपके आगे लिखी है। लास्ट में आप देख सकते हो कि 6 अक्टूबर का भुगतान अक्टूबर माह में हो रही आपूर्ति के लिए है, क्योंकि लेखा विवरण 30 सितंबर तक की आपूर्ति के लिए ही जारी किया गया है, ठीक है। 6 अक्टूबर को किए गए भुगतान का तो बीजक भी अभी जारी नहीं होना है, तो 6 अक्टूबर वाले के लिए 3 अक्टूबर ही क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर, चूँकि बीजक 3 अक्टूबर को ही जारी किया गया है, ये डेट आपकी 3 लाख रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएंगी। 84,000 के लिए क्या बोला है इसने, 84,000 के मूल्य के माल के लिए आपूर्ति का समय 3 अक्टूबर 2017 होगा, क्योंकि इसके बीजक की तिथि इसके भुगतान की तिथि से पहले ही है। 84,000 का क्या मैटर है, देखिए
कि 84,000 जो है डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ 84,000 रिसीव्ड बाय सप्लायर फॉर द क्वार्टर जुलाई सितंबर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 19 अक्टूबर को मिला है। ये तो पेमेंट बचा हुआ था वो मिला है उसको बाद में बचा हुआ, पर टाइम ऑफ सप्लाई चूंकि अपन ने जो बचा हुआ पेमेंट था 3 लाख रुपए का वो 3 अक्टूबर में ही उसका इनवॉइस इशू कर दिया गया है, तो इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो 3 अक्टूबर होगी। तो ये रहेगा आपका निरंतर आपूर्ति की स्थिति में टाइम ऑफ सप्लाई का डिसीजन लेने का। 3 डेटों में से आपको सबसे पहले वाली डेट डिसाइड करनी है, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसके संबंध में एक और वीडियो अपन या एक और उदाहरण में अगले वीडियो में इसमें डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, उदाहरण इतना कोई खास नहीं था वो। अब मैं 6 नंबर का उदाहरण अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसी टॉपिक को अपन निरंतर आपूर्ति की स्थिति में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, इसका एक उदाहरण देख के और इसको अच्छे तरीके से अपन समझेंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप इसमें मेंशन करें कि सर हमें इस वीडियो में ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और यही वीडियो आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे और SSCM माइनलगढ़ के यूट्यूब चैनल पे दोनों ही जगह इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।